हेलो गाइस, वेलकम बैक टू उत्कर्ष श्रीवास्तव। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, और वो भी हम कवर करेंगे सिर्फ एक छोटी सी वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे भारत के लोगों ने नेशनलिज्म, देश प्रेम की फीलिंग की मदद से इतने बड़े बड़े सत्याग्रह किए, किस लिए? ब्रिटिश को भगाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, जो है हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत इन द नॉन कोऑपरेशन। ये जो तीनों टॉपिक हैं, जो हमारी पहली हेडलाइन है, ये तीनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। 1919 के टाइम पर हमारे देश के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। पहला रीज़न उसका वेरी सिंपल था, उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और वर्ल्ड वॉर का असर पूरे विश्व में दिखा था, तो भारत पर भी दिखेगा। तो जो पहला रीज़न था जिसकी वजह से भारत के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, वो ये हुआ था कि टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन ने जितना भी खर्चा किया था, उसको रिकवर करने के लिए उन्होंने क्या किया? भारत पर टैक्सेस बढ़ा दिए। दूसरा क्या किया था ब्रिटेन ने? हमारे भारत में नए नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया था, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज को जबरदस्ती लगा दिया था। और ब्रिटेन वाले यहीं तक नहीं रुके थे। जिस बात से भारत के सबसे ज्यादा लोग गुस्सा थे वो ये था कि ब्रिटेन वाले जबरदस्ती भारत से क्या कर गए थे? जबरदस्ती भारत के विलेजर्स को ले गए थे और उनको युद्ध लड़वाया था, यानी कि फोर्स रिक्रूटमेंट की थी भारत के विलेजर्स की। किस चीज़ के लिए? लड़ाई लड़ने के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ने के लिए। साथ ही साथ उस टाइम पर भारत में कई हिस्सों में क्रॉप फेलियर भी हुई थी, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। और उसी टाइम पर हमारे देश में एक नया एपिडेमिक फैला था जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक बीमारी थी जो उस टाइम पर भारत में बहुत ज़्यादा फैल रही थी। तो इन रीजंस की वजह से भारत के लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और किसके खिलाफ गुस्सा था ये पूरा? ये गुस्सा था ब्रिटिश के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनको सफ़र करना पड़ रहा था ब्रिटिश वाले लोगों की वजह से। तो गांधी जी ने क्या किया? लोगों के इस गुस्से का इस्तेमाल किया नए नए सत्याग्रह करने के लिए ब्रिटिश वालों के खिलाफ। गांधी जी भारत आते हैं 1915, जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आते हैं अफ्रीका से। और गांधी जी भारत आने से पहले ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। सबसे ज़्यादा पॉपुलर था उनका आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी का सत्याग्रह से मतलब ये था, गांधी जी की फिलॉसफी ये थी, सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना। वो कहते थे अगर आप किसी सत्य के लिए लड़ रहे हो, अगर आप जस्टिस के लिए लड़ रहे हो, तो आपको फिजिकल वायलेंस की ज़रूरत है नहीं। अगर आपकी लड़ाई किसी सही चीज़ के लिए है तो आपको हिंसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जब गांधी जी भारत आए तो उन्होंने पहले छोटे छोटे सत्याग्रह किए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट गेन कर सके और एक बड़े सत्याग्रह की तैयारी कर सके ब्रिटिश के खिलाफ। 1916 में उन्होंने चंपारण बिहार में सत्याग्रह किया। 1917 में गुजरात की खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह किया। 1918 में अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह किया। उसके बाद गांधी जी ने डिसाइड किया कि अब एक बड़े सत्याग्रह की ज़रूरत है, और उस सत्याग्रह के लिए उनको एक टॉपिक चाहिए था, और वो टॉपिक उनको मिल गया था ब्रिटिश के रॉलेट एक्ट से। तो अभी हम समझेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट बेसिकली पास हुआ था 1919 में, जब ब्रिटिश वालों ने देखा कि भारत में क्या हो रहा है, भारत में आक्रोश बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, भारत के लोग बहुत ज़्यादा विरोध करने लग रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया? रॉलेट एक्ट पास कर दिया। और ये रॉलेट एक्ट बेसिकली क्या करता था? ब्रिटिश सरकार को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को दो बहुत ही तगड़ी पावर्स दे देता था। उनके पास पहली पावर थी कि वो भारत में हो रही जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, लाइक रैली, मीटिंग, उनको कंट्रोल कर सकते हैं, वो होने से रोक सकते हैं। और दूसरी जो सबसे खतरनाक पावर उनको जो मिल गई थी रॉलेट एक्ट से, कि वो किसी भी भारत के किसी भी इंसान को उठाकर जेल में रख सकते हैं 2 साल तक विदाउट एनी ट्रायल। यानी कि 2 साल तक वो बिना किसी रीज़न के किसी भी बंदे को जेल में रख सकते हैं, और उस बंदे के पास ये भी हक नहीं होगा कि वो कोर्ट में जा सके। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये जो एक्ट है ये बहुत खराब एक्ट है, क्योंकि इसकी मदद से ब्रिटिश वाले क्या करेंगे? एक एक करके भारत के सारे नेताओं को उठा लेंगे। तो गांधी जी ने बोला कि हम रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। उन्होंने रॉलेट एक्ट को काला कानून भी बताया था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। तो उन्होंने बेसिकली ब्रिटिश वालों को बताया कि देखो, अगर आप रॉलेट एक्ट वापस नहीं लेते हो तो हम 6 अप्रैल से हड़ताल करेंगे, और हड़ताल से हमारा रॉलेट एक्ट सत्याग्रह शुरू होगा, जिसमें हम रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे। तो 6 अप्रैल से गांधी जी ने हड़ताल शुरू की। और इस हड़ताल में क्या हुआ? जितने भी लोग थे जो ब्रिटिश वालों के लिए काम करते थे, वो सारे हड़ताल पर चले गए, स्ट्राइक पर चले गए, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। और इस सत्याग्रह की वजह से जो ब्रिटिश वाले थे वो समझ गए थे कि यार गांधी जी में पावर तो है, गांधी जी का सत्याग्रह में दम तो है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक एक करके लोकल लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया कांग्रेस के। तो गांधी जी के जितने भी पार्टिसिपेंट थे, लोकल लीडर्स थे छोटे छोटे, उन सबको कांग्रेस ने अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे वो इस रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को रोक पाए। और उसके बाद हुआ एक ऐसा इंसिडेंट जिससे पूरी तस्वीर ही बदल गई। बेसिकली 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू होती है। 10 अप्रैल को क्या होता है? जो अमृतसर में एक जगह थी, अमृतसर में एक बार एक रैली चल रही थी, तो उस पर क्या होता है? जो ब्रिटिश की पुलिस है वो अटैक कर देती है। और जब ब्रिटिश की पुलिस अटैक कर देती है तो वो रैली वाले लोग हैं
वो भी ब्रिटिश की पुलिस पर अटैक कर देते हैं और इनके बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ये लड़ाई झगड़ा जैसे ही होता है तो ब्रिटिश वाले बहुत दिमागदार होते हैं, वो इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। वो बोलते हैं यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मार्शल लॉ लगा देते हैं। और मार्शल लॉ से बेसिकली क्या होता था कि अगर किसी एरिया में मार्शल लॉ लग जाती थी तो उस एरिया का पूरा कंट्रोल मिलिट्री के हाथ में हो जाता था, मिलिट्री जो चाहे वो कर सकती थी। तो ब्रिटिश वालों ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया कि अमृतसर में वायलेंस हो रहा है, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दी और इस मार्शल लॉ के फ़ायदा उठाकर उन्होंने एक ऐसा इंसिडेंट किया, एक ऐसी घटना हुई हमारी इंडियन हिस्ट्री में जिसको आज भी हम लोग याद करने से कतराते हैं। वो था जालियांवाला बाग। जब क्या हुआ था 13 अप्रैल को बहुत सारे लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। उनमें से कुछ लोग वैसाखी का मेला देखने आए थे अमृतसर में और कुछ लोग ब्रिटिश वालों का विरोध करने आए थे। तो जो ब्रिटिश वाले लोग थे उन्होंने देखा कि भाई अमृतसर में मार्शल लॉ तो लगी हुई है, तो उन्होंने इस मार्शल लॉ का फ़ायदा उठाया और इस मार्शल लॉ की आड़ में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्मी भेजी जो कि जिसके लीडरशिप में कौन था, जनरल डायर। जनरल डायर की लीडरशिप में उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी ब्रिटिश वालों ने और जालियांवाला बाग को पूरा कवर कर दिया। वहाँ से बाहर निकलने के सारे रास्तों पर रोक लगा दी और ओपन फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने ये तक नहीं देखा बच्चा है या बच्ची है, लड़की है लड़का है, उन्होंने ओपन फायरिंग शुरू कर दी और बहुत ही बेरहमी से 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में सभी लोगों को मारा। कुछ लोगों को तो उन्होंने नाक रगड़वाई ज़मीन पर, नोज को रब तक कराया और लोगों को फोर्स किया कि वो क्या करें, ब्रिटिश वाले लोगों को सलाम करें, ब्रिटिश वाले लोगों को सैल्यूट करें। और ये सारी चीज़ें देखकर क्या हुआ, वायलेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया। जब लोगों को पता चला कि क्या हुआ है, जालियांवाला बाग कांड हुआ है, तो लोगों ने वायलेंस करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश और लोगों के बीच में, भारतीय लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी। और जब गांधी जी को इस लड़ाई, इस युद्ध के बारे में पता चला कि भाई अब तो इतनी ज़्यादा हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि अभी क्या सही है। उन्होंने डिसाइड किया कि इतनी ज़्यादा मारपीट बढ़ रही है तो क्या करना चाहिए, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को भी वापस ले लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह को वहीं रोक दिया। क्यों रोका था, क्योंकि क्या हुआ था, उस रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में हिंसा आ गई थी, वायलेंस आ गया था। और गांधी जी की फिलॉसफी क्या थी कि हमको सत्याग्रह तो करना है लेकिन क्या करना है, नॉन वायलेंस के साथ करना है, अहिंसा के साथ। तो जैसे ही हिंसा आई, गांधी जी ने सत्याग्रह को रोक दिया। यहाँ पर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह का दी एंड होता है। उसके बाद अब गांधी जी को एक चीज समझ में आ गई थी कि किन्हीं एक दो कम्युनिटीज के साथ मिलकर वो कोई बड़ा सत्याग्रह नहीं कर सकते, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं कर सकते ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो उनको एक चीज रियलाइज हुई कि अगर उनको ब्रिटिश के खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट करना है, बड़ा सत्याग्रह करना है, तो उनको हिंदू और मुस्लिम्स को साथ में लाना पड़ेगा, नहीं तो एक बड़ा सत्याग्रह हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो उनके सामने चुनौती थी, हिंदू और मुस्लिम्स को साथ में कैसे लाएं। तो उस टाइम पर एक ऐसी चीज चल रही थी जिसका फायदा उन्होंने उठाया मुस्लिम्स को अपने साथ लाने के लिए, हिंदुओं के साथ लाने के लिए, और वो चीज़ थी खिलाफत इशू। बेसिकली खिलाफत इशू क्या था उसके बारे में हम समझते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओटोमन टर्की हार गया था और ओटोमन टर्की के जो राजा थे, खलीफा, चारों तरफ ये अफवाहें चल रही थी कि ओटोमन टर्की को लेकर एक बहुत बुरा समझौता होने वाला है, ओटोमन टर्की पर कोई और लोग कंट्रोल लेने वाले हैं और खलीफा के साथ भी बहुत बुरा होने वाला है। और जो खलीफा थे वो किसको रिप्रेजेंट करते थे, इस्लामिक धर्म को रिप्रेजेंट करते थे एक तरीके से। इसीलिए पूरा जो इस्लामिक धर्म था उसमें डर का माहौल था, खतरे का माहौल था। तो बेसिकली इसी खिलाफत इशू को डिस्कस करने के लिए कि खलीफा पर बहुत ही खराब समझौता होने वाला है, टर्की पर बहुत ही खराब समझौता होने वाला है, हमारे बॉम्बे में, जिसको आज के टाइम पर हम मुंबई कहते हैं, बॉम्बे में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी जिसके लीडर थे मोहम्मद अली और शौकत अली। और ये कमेटी बनाई गई थी मार्च 1919 में, 1919 में। तो 1919 में मार्च में ये जो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी मोहम्मद अली शौकत अली की लीडरशिप में, इसका काम था खिलाफत इशू के बारे में डिस्कस करना। तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद अली और शौकत अली ने ये गांधी जी के पास गए खिलाफत इशू के बारे में डिस्कस करने के लिए। और गांधी जी ने इस मीटिंग को, इस डिस्कशन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि इसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, हिंदू और मुस्लिम को साथ ला सकते हैं। गांधी जी ने बोला ठीक है, हम आपका खिलाफत इशू में सपोर्ट करेंगे, हम आपके खलीफा को बचाने में मदद कर सकते हैं, आपके साथ दे सकते हैं, लेकिन बदले में आपको हमारा साथ देना होगा एक नए मूवमेंट में जो हम ब्रिटिश के खिलाफ करेंगे, कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हिंदू और मुस्लिम थे वो कन्विंस हो गए किस चीज़ को लेकर कि हमको एक बड़ा सत्याग्रह करना है ब्रिटिश के खिलाफ। तो नागपुर नहीं, कलकत्ता सेशन में, कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में सितंबर 1920 में गांधी जी ने सबको कन्विंस कर लिया
कि हम एक बड़ा सत्याग्रह करेंगे हिंदू और मुस्लिम, जिसमें एक दूसरे का साथ देंगे। और वो साथ क्यों देंगे? क्योंकि गांधी जी ने बोला था मुस्लिम्स को कि हम आपका खिलाफत इशू पर साथ देंगे, और बदले में खिलाफत इशू के लिए जब हमने साथ दिया तो मुस्लिम से बोला कि हम आपका नॉन कॉपरेशन में साथ देंगे। अब सवाल आता है गांधी जी ने नाम नॉन कॉपरेशन ही क्यों चुना, असहयोग ही क्यों चुना? तो गांधी जी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो ब्रिटिश वाले हैं जब वो इंडिया आए थे तो वो इंडिया में इसलिए एस्टैब्लिश हो पाए क्योंकि हम इंडियंस ने उनका सपोर्ट किया, क्योंकि हम इंडियंस ने उनको कॉपरेट किया, हेल्प करी। लेकिन अगर आज के टाइम पर अगर हम ब्रिटिश को सपोर्ट करना बंद कर दें, उनकी हेल्प करना बंद कर दें, उनको कॉपरेट करना बंद कर दें, सहयोग करना बंद कर दें, तो जो ब्रिटिश का जो राज है वो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा और वो ये देश छोड़कर चले जाएंगे। तो गांधी जी का सिंपली मानना था, जैसा कि वर्ड बताता था नॉन कोऑपरेशन, कि हमको क्या करना है, ब्रिटिश को नॉट टू कोऑपरेट, हमको कोऑपरेट नहीं करना है ब्रिटिश को। यानी कि जो जो लोग ब्रिटिश को काम करते हैं उन सबको क्या करना है, ब्रिटिश के लिए काम करने से मना कर देना है। इससे क्या होगा, ब्रिटिश वाले अपने आप हार मान जाएंगे। सवाल ये था कि इस मूवमेंट को स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो थी कॉपरेट कि नॉन कॉपरेट हम करें कैसे, उनकी हेल्प करना हम बंद करें कैसे। तो गांधी जी ने बोला हम इस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो क्या करें, जिन जिन लोगों को ब्रिटिश सरकार से अवार्ड मिले हैं, टाइटल मिले हैं, कुछ भी सर्टिफिकेट मिला है, वो सब लोग क्या करें, अपने अवार्ड को ब्रिटिश सरकार को वापस कर दें। उसके बाद जो भी लॉयर, टीचर, हेडमास्टर, स्टूडेंट जो ब्रिटिश के लिए काम करते हैं वो लोग काम करने से मना कर दे, अपना अपना रेजिग्नेशन दे दे। और जितने भी ब्रिटिश के सामान हैं, ब्रिटिश के कपड़े, ब्रिटिश के गुड्स, ब्रिटिश के साथ जो जो लोग व्यापार करते हैं वो सब लोग ब्रिटिश के साथ व्यापार करने से मना कर दे। तो इस तरीके से क्या होना था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट होना था। तो यहां तक तो अभी तक सब अच्छा अच्छा चल रहा था, लेकिन कांग्रेस के खुद के अंदर बहुत टेंशन्स बनी हुई थी, क्योंकि गांधी जी ने बोला था हमको नॉन कोऑपरेट करना है। तो नॉन कोऑपरेट में एक और चीज आ जाती है कि हम लोग ब्रिटिश के द्वारा कराए जा रहे इलेक्शंस भी नहीं लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लीडर्स थे जो चाहते थे कि हम इलेक्शंस को लड़ें। तो अब कांग्रेस में 2 पक्ष हो गए थे, 2 ग्रुप्स क्रिएट हो गए थे, एक वो जो इलेक्शंस लड़ना चाहते थे, एक वो जो इलेक्शंस नहीं, बस एक बड़ा मूवमेंट करना चाहते थे। तो इससे कांग्रेस में टेंशन का माहौल हो गया। लेकिन बाद में ले दे के थोड़ी बहुत बहसाबाजी के बाद क्या हुआ, एक समझौता हो गया नागपुर सेशन में दिसंबर 1920 में, जिसमें सब लोग मान गए कि हमको क्या करना है, हमको इलेक्शंस को बॉयकॉट करना है। और हम क्या करेंगे, इलेक्शंस को बॉयकॉट करके एक नया मूवमेंट करेंगे जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारा शुरू होता है। अब इस टॉपिक में डिफरेंट स्ट्रेंथ्स विद इन मूवमेंट में हम देखेंगे कैसे अलग अलग लोगों ने, अलग अलग सोसाइटीज ने इस मूवमेंट को पार्टिसिपेट किया, इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। सबसे पहले देखेंगे जो लोग टाउन्स में रहते थे, द मूवमेंट विद इन द टाउन्स में जनरली कौन रहते थे, मिडिल क्लास लोग रहते थे, मिडिल क्लास सोसाइटीज के लोग रहते थे। इन लोगों ने कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट किया। तो बेसिकली ये लोग तो बड़े एक्साइटेड थे, जो मिडिल क्लास वाले लोग थे ये बहुत ही एक्साइटेड थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर, और इन्होंने बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इसमें। उन्होंने क्या किया, कई सारे जो बच्चे थे मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने अपने स्कूल्स छोड़ दिए, हेडमास्टर टीचर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी जो वो ब्रिटिश के लिए करते थे, लॉयर्स ने भी अपनी जॉब छोड़ दी, काउंसिल इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया कि जो ब्रिटिश के द्वारा इलेक्शंस कराए जा रहे हैं उनमें हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ एक जगह पर, पूरे भारत में सिर्फ मद्रास में क्या हुआ था, काउंसिल इलेक्शंस हुए थे जिसमें हम भारतीयों ने पार्टिसिपेट किया था। अदर देन दैट पूरे भारत में इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दिया गया था। और इन सब का असर ब्रिटिश पर बहुत ज़्यादा पड़ा। इस सब का असर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार पर बहुत ज़्यादा पड़ा। इकोनॉमी एकदम से डाउन हो गई ब्रिटिश सरकार की, क्योंकि क्या हुआ था, हमने नॉन कोऑपरेशन करना डिसाइड कर लिया था कि हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया था, बाहर से आ रहे विदेशी कपड़े भी पहनना बंद कर दिए थे। कई लोगों ने तो विदेशी कपड़ों का ढेर बनाकर जला तक दिया था। विदेशी जो शराब होती थी या और भी चीज़ें होती थी, लिक्वर शॉप्स, उन पर प्रॉपर बैन लगा दिया गया था। जो लोग ब्रिटिश के साथ व्यापार करते थे, ब्रिटिश के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, उन लोगों ने भी ब्रिटिश के साथ व्यापार करना बंद कर दिया था। और लोगों ने क्या किया था, भारत के लोगों ने ब्रिटिश का कपड़ा छोड़कर भारत में मैन्युफैक्चर्ड हो रहा कपड़ा यानी कि खादी कपड़े को पहनना शुरू कर दिया था। तो ऐसे में क्या हुआ, ब्रिटिश को बहुत भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जो मिडिल क्लास सोसाइटीज थी उन्होंने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हटने लगी। उसके बेसिकली 2 रीज़न थे। उसके 2 रीज़न ये थे, पहला तो जो उन्होंने विदेशी कपड़ा पहनने से, इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, वो कपड़ा क्या होता था, वो सस्ता होता था और ये खादी कपड़ा बहुत महंगा होता था। तो खादी कपड़ा इतना एक्सपेंसिव था कि कई सारे लोग खादी क्लॉथ को खरीद ही नहीं पा रहे थे। तो मजबूरी में उनको क्या करना पड़ा, वापस से फॉरेन कपड़े यानी कि फॉरेन क्लॉथ्स को पहनना शुरू करना पड़ा। दूसरी चीज़ क्या हुई थी, बेसिकली जिन जिन लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ा था, हेडमास्टर, टीचर या स्टूडेंट जिन्होंने ब्रिटिश के स्कूल छोड़े थे, अब उनके पास कोई और काम नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं।
कि कोई ऐसा स्कूल नहीं था, कोई ऐसा ऑफिस नहीं था जो इंडियंस कंट्रोल करते हो। तो इसीलिए मजबूरी में क्या करना पड़ा, उन लोगों को काम के चक्कर में, पैसे के चक्कर में वापस से ब्रिटिश के पास ही जाना पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस के अलावा हमारे देश में कोई और अल्टरनेटिव ही नहीं था, कोई ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था जिसपे सिर्फ इंडियन का हक हो, जिसपे सिर्फ इंडियन कंट्रोल करते हो। तो दो रीजन की वजह से जो मिडिल क्लास सोसाइटीज थी, मिडिल क्लास में रहने वाले लोग थे, जो टाउन्स में रहते थे, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हाथ खींचना शुरू कर दिया। पहला, खादी वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और दूसरा, कोई भी अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को लेकर, कोई भी ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था जिसमें लोग जाकर जॉब कर सके। तो मजबूरी में उनको वापस से ब्रिटिश के पास ही जाना पड़ा। तो ये तो मिडिल क्लास सोसाइटीज थी। जो कंट्री साइड के लोग थे, जो रेबेलियन इन द कंट्री साइड के जो लोग थे, यानी कि ग्रामीण इलाकों के लोग थे, जिनमें पीजेंट्स आते थे, फार्मर्स आते थे, उन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। लेकिन उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब ही अलग निकाला। लाइक जो अवध में जो पीजेंट्स होते थे, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आज़ादी का मतलब क्या निकाला? उनके लिए आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि उनको ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिल जाए। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि जो अवध में जो तालुकदार्स हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो उनसे बहुत ज़्यादा किराया लेते हैं, जो उनसे ज़बरदस्ती काम कराते हैं विदाउट गिविंग देम एनी सैलरी, उनसे आज़ादी पाना। तो उनके लिए आज़ादी का मतलब ब्रिटिश सरकार से नहीं था। उनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था कि उनको कोई किराया ना देना पड़े, उनको कोई भी किसी और के लिए काम ना करना पड़े, ये लैंडलॉर्ड्स, तालुकदार्स के लिए काम ना करना पड़े। ठीक है। तो अवध में जो पीजेंट्स थे, इनके लीडर कौन बने? इनके लीडर बने बाबा रामचंद्र, जो खुद को एक सन्यासी बताते थे। और जब जवाहरलाल नेहरू जी ने देखा कि भैया पीजेंट्स मूवमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो भी पीजेंट्स के पास जाएंगे, जिससे वो क्या कर पाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पीजेंट्स को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ला पाएंगे, उनका सपोर्ट गेन कर पाएंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जी भी वहां गए, पीजेंट्स की बातें सुनी, उनके दुख सुने, और साथ ही साथ क्या किया, एक नई किसान सभा बनाई जिसका नाम था ऊध किसान सभा। ऊध किसान सभा बनाया किसने? नेहरू जी ने और बाबा रामचंद्र जी ने। जिसमें क्या होता था, लोग अपनी अपनी समस्याओं को बताते थे, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, अपने दुख दर्द को बताते थे और सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते थे। और ये ऊध किसान सभा इतनी पॉपुलर हो गई कि इसकी 300 से भी ज़्यादा ब्रांचेस बन गई। अब जवाहरलाल नेहरू जी और जो कांग्रेस थी, वो चाहती थी कि वो इस पीजेंट मूवमेंट को और बड़ा मूवमेंट बनाए, जिससे क्या हो सके, वो पीजेंट्स का सपोर्ट गेन कर सके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कांग्रेस ने क्या किया, जो इतना ज़्यादा पहले पीजेंट्स को पसंद कर रही थी, पीजेंट्स वाले लोगों से दूरी बना दी। क्यों दूरी बना दी? क्योंकि पीजेंट्स वालों ने क्या किया था, जो पीजेंट लोग थे, उन्होंने एक अलग ही तरीके से मूवमेंट करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस चाहती थी एक ऐसा सत्याग्रह हो, असहयोग आंदोलन ऐसा हो जिसमें बिल्कुल वायलेंस ना हो, और पीजेंट लोगों ने क्या कर दिया, भर भर के वायलेंस करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो तालुकदार थे, जो इनसे ज़्यादा किराया लेते थे, उनके घर पे अटैक करना शुरू किया, अनाज के कारखाने, ग्रेन होर्ड्स को लूटना शुरू कर दिया, बाजार में लूट पार मचा दी, और बहुत दम से वायलेंस किया, जिसकी वजह से जो कांग्रेस थी वो इनसे खुश नहीं रही, और कांग्रेस ने धीरे धीरे क्या किया, इन लोगों से दूरी बना ली पीजेंट से। और ऐसे ही कुछ हुआ था आंध्र प्रदेश के गुडे मिल्स में। गुडे मिल्स में भी जो पीजेंट्स रहा करते थे, उनके लिए भी आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि उनको क्या मिले, ब्रिटिश सरकार भारत छोड़कर चली जाए। उनके लिए आज़ादी का मतलब कुछ और था। गुडे मिल्स में क्या होता था, गुडे मिल्स के लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी फॉरेस्ट एरियाज में जाने की। क्यों? क्योंकि उन फॉरेस्ट एरियाज का इस्तेमाल ब्रिटिश वाले करते थे व्यापार करने के लिए। फॉरेस्ट एरिया से बड़ी बड़ी लकड़ी, टिम्बर की लकड़ी, जिनका बहुत ज़्यादा व्यापार होता था, उन लकड़ी का वो व्यापार करते थे। तो वो गाँव के लोगों को, गुडे मिल्स के लोगों को फॉरेस्ट एरियाज में नहीं जाने देते थे। और गुडे मिल्स के लोग कहते थे, भाई हमारा तो हक है, हमारा तो नेचुरल राइट है फॉरेस्ट के अंदर जाना, क्योंकि फॉरेस्ट हमें आपने तो दिए नहीं है, हमको तो प्रकृति ने दिए है। तो इस वजह से गुडे मिल्स के लोगों के अंदर बहुत आक्रोश था। तो जब उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी एंड ऑल के बारे में पता चला, तो उन्होंने क्या मतलब निकाला आज़ादी का, स्वराज का, कि आज़ादी का मतलब है फॉरेस्ट के अंदर एंट्री मिलना, फॉरेस्ट में अपने जानवरों को लेकर जा पाना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कुछ सेम ऐसी चीज़ की जो अवध में हुई थी। उनके लीडर बनकर उभरे अलूरी सीताराम राजू, और अलूरी सीताराम राजू उनके एक बहुत ही अच्छे हीरो माने जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही अजीबोगरीब हीरो माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में कुछ बहुत ही अलग अलग क्लेम करते थे। वो कहते थे कि उनके पास बहुत अलग अलग शक्तियां हैं। लाइक वो कहते थे कि वो सही भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो और भी कई सारे ऐसे क्लेम करते थे कि वो सही भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो लोगों को ठीक कर सकते हैं, वो बुलेट शॉट को सरवाइव कर सकते हैं, वो भगवान का एक रूप है। तो इस वजह से वो एक अजीबोगरीब हीरो माने जाते थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गांधी जी की बातों तक लोगों तक, गांधी जी के वो बहुत बड़े फॉलोअर थे, उन्होंने गांधी जी की बातों को वो लोगों तक पहुंचाया, लेकिन बहुत ही सिलेक्टिवली पहुंचाया। उन्होंने लोगों को बताया कि गांधी जी कहते हैं खादी कपड़ा पहनो, तो ये मैसेज उन्होंने पहुंचाया। दूसरा बताया गांधी जी कहते हैं शराब मत पियो, ये बताया। लेकिन उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया कि गांधी जी कहते हैं कि वायलेंस मत करो।
अहिंसा के साथ चलो, हिंसा मत करो। उल्टा उन्होंने लोगों को ये बोला कि अगर आज़ादी चाहिए है तो हिंसा तो करनी ही पड़ेगी, वायलेंस तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं उन्होंने गांधी जी को बहुत ही सिलेक्टिवली कन्वीनियंस के साथ फॉलो किया। और इन्होंने क्या किया, ये ले गए सारे पीजेंट्स को, गुडे मिल्स के पीजेंट्स को, और जो ब्रिटिश वाले लोग थे उनको मारने की कोशिश की, उनके घरों पर हमला किया और बहुत ही बुरा सलूक किया उनके साथ, जिसकी वजह से सिंपली कहें तो इनको मारपीट भी करना पड़ा। सीधा सीधा मारपीट करने लगे ब्रिटिश वाले लोगों के साथ। बाद में जाकर ये पकड़े गए, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंस फैलाया। तो ये दो सिचुएशन ऐसी थी जिनकी वजह से जो कांग्रेस थी वो पीजेंट्स का साथ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था अगर पीजेंट्स मूवमेंट में आएंगे, नॉन कोऑपरेशन सत्याग्रह में आएंगे, तो वो क्या करेंगे, वायलेंस फैला देंगे, वो हिंसा ला देंगे। और गांधी जी नहीं चाहते थे, पूरी कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सत्याग्रह में क्या आए, हिंसा आए। तीसरी जो कम्युनिटी थी वो थी हमारी कौन सी, वो कम्युनिटी थी हमारी प्लांटेशन वर्कर्स की। प्लांटेशन वर्कर्स का अलग ही केस था। बेसिकली प्लांटेशन होती क्या है, जब आप किसी एक क्रॉप को बहुत बड़े एरिया पे ग्रो करते हो तो वो हमारी प्लांटेशन हो जाती है। उसमें क्या किया जाता है, एक क्रॉप को ग्रो किया जाता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए बहुत बड़े एरिया पे, ठीक है। तो पहले के टाइम पर क्या होता था, जब एक क्रॉप को बहुत ज़्यादा एरिया में ग्रो करना है, लाइक टी की प्लांटेशन करनी है, चाय की प्लांटेशन, तो प्लांटेशन वर्कर्स हायर किए जाते थे। और प्लांटेशन वर्कर्स का काम ये होता था कि उनको अपने अपने गार्डन की रखवाली करनी है, वो अपने गार्डन को छोड़कर नहीं जा सकते। बेसिकली क्या हुआ था, 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था जो ये कहता था कि जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपने गार्डन को, यानी कि जिस जगह पे वो लोग वो फार्मिंग पूरी करते हैं उसको छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे विदाउट परमिशन। और परमिशन तो उनको कभी दी ही नहीं जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, प्लांटेशन वर्कर्स ना अपने घर वालों से मिल पाते थे, ना अपने विलेज के टच में रह पाते थे, एक छोटे से गार्डन में कैद होकर रह जाते थे। तो जब प्लांटेशन वर्कर्स को गांधी जी के बारे में पता चला तो उन्होंने क्या सोचा, उनको लगा गांधी राज आने वाला है, ब्रिटिश सरकार अब खत्म हो जाएगी, तो वो लोग अपने अपने प्लांटेशन गार्डन छोड़कर भाग गए। बाद में पकड़े भी गए थे, लेकिन वो लोग, उन्होंने क्या सोचा कि गांधी जी का राज आएगा तो वो क्या होगा, उन सबको अपनी अपनी ज़मीन मिलेगी, ब्रिटिश वालों का सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, आज़ादी के बारे में सुना, तो वो सब लोग अपना टी गार्डन छोड़कर भाग गए थे, लेकिन बाद में पकड़े गए थे और उनकी बहुत बुरी मारपीट हुई थी। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि मूवमेंट में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ। दो प्रॉब्लम थी जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड थी। पहली प्रॉब्लम थी कि विजन डिफाइन नहीं किया था, गोल डिफाइन नहीं किया था, टारगेट डिफाइन नहीं किया था। कांग्रेस ने ये डिसाइड नहीं किया था कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से, लोगों को ये नहीं बताया था कि इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का गोल क्या है, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टारगेट क्या है, और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद हमको क्या मिलेगा। अगर मैं आपको बोलूं आपको एक काम करना है और आपको बोलूं कि आपको ये नहीं पता वो काम करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो मन लगेगा आपको वो काम करने में। लोग क्यों काम करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भाई अगर हम काम कर लेंगे तो हमको ये गोल अचीव हो जाएगा, है ना। तो कांग्रेस ने गोल नहीं बताया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का गोल क्या है। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि कांग्रेस ने क्या किया था, सिंस गोल तो बताया नहीं था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का गोल क्या है, तो जो जो लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुनते थे वो अपने अपने हिसाब से नॉन कोऑपरेशन का मतलब निकाल लेते थे, अपने अपने हिसाब से आज़ादी का मतलब निकाल लेते थे। लाइक कुछ लोग के लिए आज़ादी का क्या मतलब हो गया था, लाइक पीजेंट्स के लिए, उनके लिए आज़ादी का मतलब हाई टैक्सेस के खिलाफ लड़ाई, हाई रेवेन्यू के खिलाफ लड़ाई। प्लांटेशन वर्कर्स के लिए टैक्सेस का मतलब क्या हो गया था, उनके लिए क्या हो गया था, प्लांटेशन वर्कर के लिए आज़ादी का मतलब कि उनको अपना टी गार्डन छोड़कर जाने को मिले, अपने विलेज पीपल से मिलने को मिले, विलेज जाने को मिले। तो जिन जिन लोगों तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बातें पहुंची उन सब ने अपना अपना स्वराज का मतलब निकाल लिया। तो मेन दो प्रॉब्लम क्या थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, विजन डिफाइन नहीं था, गोल डिफाइन नहीं था कि क्या गोल है इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि हर इंसान ने अपना अपना अलग अलग स्वराज का मतलब निकाला। और ऐसा नहीं है कि हर इंसान ने जो स्वराज का मतलब निकाला वो सही मतलब निकाला, कुछ लोगों ने गलत मतलब भी निकाल लिया, कुछ लोगों ने सही मतलब भी निकाल लिया, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। तो अब ये जो पूरा मूवमेंट हुआ इसमें एक एंड पॉइंट भी आया जब इस मोमेंट को बीच में रोकना पड़ा। और इस मोमेंट को रोकना क्यों पड़ा, बेसिकली एक इंसिडेंट हुआ था जिसको हम चौरी चौरा इंसिडेंट कहते हैं। चौरी चौरा एक जगह है यूपी में। बेसिकली चौरी चौरा पे क्या हुआ था, एक आराम से एक रैली जा रही थी उत्तर प्रदेश में, और वहाँ की जो ब्रिटिश की पुलिस थी उसने उस रैली पर अटैक कर दिया था। और जब उस पुलिस ने उन पर अटैक किया तो रैली वाले लोगों ने भी अटैक कर दिया था। उन्होंने तो यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन को भी जला दिया था, जिसकी वजह से गांधी जी को लगा था कि अब वापस से ये जो सत्याग्रह है, असहयोग आंदोलन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसमें क्या आने वाला है,
वायलेंस आने वाला है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया था, इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर दी एंड लगा दिया था। इस डर की वजह से कहीं फिर से बहुत ज़्यादा वायलेंस ना हो जाए, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया था। तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द बैक ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? इट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट। ओके, तो ये हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरा खत्म होता है। अब जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ तो यहाँ से अब क्या हुआ, कुछ लोगों के मन में था कि हमको एक और बड़ा सत्याग्रह करना चाहिए, बड़ा मूवमेंट करना चाहिए, कुछ लोगों का अलग ही मानना था। उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, और इस टॉपिक में टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम समझेंगे कैसे अब क्या हुआ, एक नई स्ट्रैटेजीज बनना शुरू हुई कि कैसे हमको एक और बड़ा मूवमेंट करना है, कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को प्लान किया गया, कैसे सॉल्ट मार्च को प्लान किया गया, और भी कितनी कितनी प्रॉब्लम्स आई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद। तो बेसिकली जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ तो कई जो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे वो बड़े गुस्से में थे, साथ ही साथ थके भी हुए थे। लाइक जो मोतीलाल नेहरू जी थे, सी आर दास जी थे, वो लोग बहुत टेंशन में थे, और टेंशन में थे और बहुत थक चुके थे कि ये जो बार बार इतने बड़े बड़े मूवमेंट होते हैं और उनमें वायलेंस आ जाता है, जिनकी वजह से हमको मूवमेंट को रोकना पड़ता है। तो उनका मानना था कि अब ये मूवमेंट का झंझट हटाओ, ये सत्याग्रह का झंझट हटाओ, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करो और इलेक्शन के थ्रू ब्रिटिश का विरोध करो। लेकिन कुछ जो लीडर्स थे, जो यंग ब्लड थे, लाइक सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनका मानना था कि नहीं भाई, हमको इलेक्शन विलेक्शन कुछ नहीं करना है, हमको भी और भी बड़े सत्याग्रह करने हैं जिससे हम ब्रिटिश वालों को जड़ से हिला सके। इसकी वजह से अगेन क्या हुआ, कांग्रेस के अंदर टेंशंस क्रिएट हो गई, क्योंकि फिर दो ग्रुप बन गए। एक ग्रुप चाहता था इलेक्शंस लड़ना, एक ग्रुप चाहता था कि असहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट आंदोलन जैसे और भी बड़े बड़े आंदोलन करना। और इससे क्या हुआ, अगेन कांग्रेस के अंदर टेंशंस क्रिएट हो गई। और टेंशन सिर्फ कांग्रेस के अंदर नहीं थी, पूरे देश में टेंशन बन गई थी। टेंशन क्यों बन गई थी पूरे देश में? क्योंकि देश में और भी कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जिसकी वजह से पूरे देश में तनाव का माहौल था। सबसे पहली चीज उस टाइम पर क्या हो रही थी, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड हुआ था 1924, 1926, 1928, उस टाइम पर क्या हुआ था, एक कंट्री साइड वाज सफरिंग, यानी कि जो देश के ग्रामीण लोग थे, जो देश के वर्कर्स, ग्रामीण लोग थे, जो एग्रीकल्चरल वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, वो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। क्यों सफ़र कर रहे थे? क्योंकि उस टाइम पर एग्रीकल्चरल गुड्स की सामान बहुत ज़्यादा की प्राइजेस बहुत ज़्यादा डाउन चल रही थी। उस टाइम पर 1926, 1927 के टाइम पर गेहूं की प्राइस ऑलमोस्ट आधी हो गई थी, कि 10 रुपए किलो बिकता था तो 5 रुपए किलो हो गया था। तो जिसकी वजह से क्या हो पा रहा था, जो एग्रीकल्चर वाले लोग थे, जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, वो बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा पा रहे थे, और वो ना तो कोई रेवेन्यू दे पा रहे थे ब्रिटिश को, और इस चक्कर में उनका सर्वाइवल, उनका जीवन जीने का जरिया सब कुछ खत्म होने जा रहा था। और स्पेशली कहें तो जो कंट्री साइड में जो पीजेंट्स होते थे, जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। और दूसरी चीज़ उस टाइम पर क्या हुई थी, ब्रिटिश का दिखावा। ब्रिटिश का दिखावा मेनली हम कहते हैं साइमन कमीशन को। ब्रिटिश वाले ये समझ गए थे कि अब अगर उन्होंने भारत वालों को ये नहीं दिखाया कि हम उनकी चिंता करते हैं, ब्रिटिश वाले भारत की चिंता करते हैं, तो भारत वाले और बड़े मूवमेंट करेंगे। तो उन्होंने दिखावे के लिए एक चीज़ की थी। ब्रिटेन की टोरी गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक कमीशन बनाई थी। एक कमीशन बनाई थी ये बताने के लिए भारत के लोगों को कि हम आपकी चिंता करते हैं, और उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन इसलिए नाम था क्योंकि उसके जो लीडर थे वो थे जॉन साइमन। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन क्यों बनाई गई थी? क्योंकि ब्रिटेन वालों ने बोला था कि हम इस साइमन कमीशन के थ्रू क्या करेंगे, इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है, इंडिया में जो पॉलिसीज है, उनको आकर देखभाल करेंगे, उनको रिव्यू करेंगे कि उनमें क्या क्या और भी रिफॉर्म्स आ सकते हैं। तो वो ये सब क्या क्यों कर रहे थे, जिससे वो भारत के लोगों को ये बता सके, ये जता सके, प्रिटेंड कर सके कि हम आपकी चिंता करते हैं। लेकिन भारत के लोग उनकी ये चाल समझ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो साइमन कमीशन बनाई थी उसमें एक भी भारत का मेंबर था ही नहीं, एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। अब आप ही बताओ, ब्रिटिश की साइमन कमीशन जिसमें सारे ब्रिटिश के लोग हैं, वो जब भारत आएंगे तो वो ब्रिटिश की पॉलिसीज में कमी थोड़ी ना निकालेंगे, वो तो कहेंगे ब्रिटिश की पॉलिसी शानदार है, भारत के लोगों में खराबी है। तो जब ये साइमन कमीशन भारत आई तो इस साइमन कमीशन का बहुत ही तगड़ा विरोध हुआ। इनका स्वागत किया गया विद स्लोगन्स, नारेबाजी के साथ। नारेबाजी कैसे? गो बैक साइमन, साइमन भैया निकलो यहाँ से, साइमन यहाँ से निकलो। और इन सभी चीज़ों को देखकर क्या हुआ, जो लॉर्ड इरविन थे उस टाइम पर, वो समझ गए भैया अभी क्या होने वाला है, अभी भारत के लोग फिर से आक्रोश में आने वाले हैं और फिर से एक बार कोई बड़ा मूवमेंट होने वाला है। तो उन्होंने सोचा कि भारत के लोगों को क्या किया जाए, थोड़ा सा बातों में बहला फुसला कर लाया जाए। तो उन्होंने भारत की कांग्रेस को, जो उस टाइम पर कांग्रेस थी, उसको इनवाइट किया। किस चीज़ के लिए? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, जो लंदन में होती थी। उनको लगा कि हम कांग्रेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे, आराम से इजीली छोटे मोटे समझौते कर लेंगे और बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के लीडर बहुत ही दिमागदार थे।
उन्होंने बोला हम कोई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं आएंगे, आप हमको हल्के में मत लो। तो जो लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जब उनको पता चला कि वो जो ब्रिटिश वाली सरकार है हमको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हैं, तो वो बोले कि हमको ये लोग हल्के में ले रहे हैं, अब हम बताएंगे हम क्या कर लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किए जिससे वो और बड़े बड़े सत्याग्रह कर सके। लाइक जवाहरलाल नेहरू जी ने एक कदम उठाया था, उन्होंने 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन में क्या किया, उन्होंने ये बोल दिया कि 26 जनवरी से अब से हम क्या करेंगे, हमारे देश का पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, यानी कि 26 जनवरी से हम देश का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। अब आपको भी पता है उस टाइम पर देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला क्योंकि वो चाहते थे कि वो लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को बता सके कि आप बस मान लो आपका देश आज़ाद हो गया है और वो एक दिन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस दिसंबर 1929 में 26 जनवरी 1930 को बोला था। 26 जनवरी 1930 के लिए क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि इस लाहौर कांग्रेस सेशन जो दिसंबर 1929 में हो रहा है, इसमें मैं डिक्लेयर करता हूँ कि 26 जनवरी से हम क्या करेंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे, देश का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। उन्होंने उस पूरे दिन में लाहौर कांग्रेस सेशन में शपथ वपथ बहुत काम किए थे। उनको लगा था इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा उनको, लेकिन इससे बहुत कम ही लोग अट्रैक्ट हुए मूवमेंट की तरफ, बहुत कम ही लोगों को लगा कि भाई हाँ कुछ हो सकता है, वरना ज़्यादा लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि अब तो ब्रिटिश का राज हमारे देश में रहना ही रहना है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी थी, हर इंसान सफ़र कर रहा था। तो एक स्टेज ऐसी आती है ना लाइफ में, जब आप इतना सफ़र कर लेते हो, आप कहते हो यार ऐसे ही चलने दो, अब कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसी हालत हो गई थी। तो ऐसी हालत में सब लोगों की निगाह फिर किस पर गई, गांधी जी पर। क्यों? क्योंकि गांधी जी को आइडिया था बड़े बड़े सत्याग्रह करने का, बड़े बड़े सत्याग्रह करने का, लोगों का सपोर्ट गेन करने का। तो सबकी निगाह गांधी जी पर टिकी थी, और गांधी जी की निगाह टिकी थी किसी एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी मदद से वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। तो गांधी जी को मिल गया टॉपिक। गांधी जी ने बोला अब हमारा जो नया मूवमेंट होगा उसके लिए टॉपिक क्या होगा, सॉल्ट, नमक। नमक पर बेसिकली क्या होता था, ब्रिटिश की सरकार टैक्स लगाती थी। वो कहती थी कोई भी भारतीय नमक को मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, और उस नमक को कौन बेच सकता है, सिर्फ ब्रिटिश वाले बेचेंगे और वो उस पर टैक्स लगाएंगे। तो गांधी जी ने बोला यार हमारे देश का नमक और हमें उस पर टैक्स दें। तो गांधी जी ने बोला मिल गया नए मूवमेंट के लिए हमको, क्या, नए सत्याग्रह के लिए टॉपिक। उन्होंने बोला सॉल्ट की मदद से हम क्या करेंगे, देशों सब लोगों को एक साथ लाएंगे। सॉल्ट की मदद से क्यों? क्योंकि गांधी जी का मानना था सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें पावर है कि वो सबको एक साथ ला सके। क्यों? क्योंकि सॉल्ट को सब यूज़ करते हैं, अमीर गरीब, छोटी कास्ट का बड़ी कास्ट का, हर इंसान सॉल्ट नमक को यूज़ कर रहा था, और हर इंसान को सॉल्ट में लग रहे टैक्स से दिक्कत थी। तो गांधी जी ने बोला इस सॉल्ट की मदद से हम क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा सत्याग्रह करेंगे। तो गांधी जी की एक आदत थी, वो क्या करते थे, कोई भी बड़ा सत्याग्रह करने से पहले एक लेटर भेजते थे सामने वाले इंसान को, कि उसको बता दिया जाए, अवेयर कर दिया जाए कि भाई देखो हम इस दिन से सत्याग्रह करेंगे, अगर आप चाहते हो कि सत्याग्रह ना करें तो हमारी डिमांड पूरी कर दो। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को क्या किया, विसरॉय इरविन को क्या किया, एक लेटर भेजा जिसमें 11 डिमांड्स जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी हुई थी, और जिसमें सबसे तगड़ी डिमांड थी कि सॉल्ट टैक्स को हटाओ। क्योंकि सॉल्ट टैक्स ब्रिटिश वाले हटाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उससे उनको बहुत फायदा होता था, उस टैक्स से बहुत फायदा होता था। तो गांधी जी ने 11 डिमांड के साथ एक लेटर भेजा, एक तरीके से धमकी भरा पत्र भेजा, जिसमें बोला अगर आपने ये हमारी 11 डिमांड्स पूरी नहीं की तो हम क्या करेंगे, हम नया मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे, जिसकी शुरुआत होगी 11 मार्च से। अब विसरॉय इरविन ने कहा हाँ ठीक है कर लो मूवमेंट, ऐसे छोटे मोटे मूवमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। विसरॉय इरविन लोगों को कम आंक रहा था, भारतीय लोगों को कम आंक रहा था। गांधी जी ने बोला ठीक है हम तुमको बताते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया, बेसिकली स्टार्ट कर दी। 78 लोगों के साथ उन्होंने अपनी सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दी। वो अपने आश्रम से निकले, साबरमती आश्रम से निकले, और वो ऑलमोस्ट कितने 386 किलोमीटर्स तक चले थे 24 दिन के अंदर अंदर। और 24 दिन चलने के बाद वो क्या किया उन्होंने, वो पहुंचे 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे। दांडी में पहुंचकर उन्होंने क्या किया, उबलते हुए पानी से सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया और सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया। अब बेसिकली गांधी जी अपनी यात्रा में क्या करते थे, जगह जगह पर रुकते थे और लोगों को बताते थे स्वराज का मतलब, लोगों को बताते थे कैसे ब्रिटिश को भगाना है, लोगों को बताते थे, मोटिवेट करते थे कि आप सब लोग भी आओ हमारे साथ मूवमेंट करो। तो 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं, उबलते हुए पानी से सॉल्ट बनाते हैं, और जैसे ही सॉल्ट बनाते हैं तभी के तभी सॉल्ट लॉ टूट जाती है। क्योंकि सॉल्ट लॉ क्या थी, जो ये कहती थी कि कोई भी भारतीय सॉल्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। तो गांधी जी ने सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर दिया, यानी कि सॉल्ट लॉ टूट गई। उसके बाद गांधी जी से इंस्पायर होकर देश के कई हिस्सों में सॉल्ट लॉ को तोड़ा जाता है। अलग अलग लोग करते हैं, सॉल्ट लॉ तोड़ते हैं अलग अलग हिस्सों में। सवाल ये है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलग कैसे है। दोनों मूवमेंट है,
लेकिन दोनों अलग अलग कैसे हैं। बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था, गांधी जी ने बोला था कि हमको सहयोग नहीं करना है, हमको उनके ब्रिटिश के जितने भी सामान है या जो भी ब्रिटिश के लिए काम करते हैं उन सबको क्या करना है, ब्रिटिश के लिए काम कर देना बंद करना है, ब्रिटिश का सामान नहीं इस्तेमाल करना है, ये बोला था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में गांधी जी ने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी थी, उन्होंने बोला था हाँ इट्स ट्रू कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमको क्या करना है, हमको उनके सामान का इस्तेमाल नहीं करना है, उनका काम नहीं करना है, लेकिन एक और चीज भी करनी है। एक और चीज क्या करनी है कि जितनी भी लॉज उन्होंने बनाए हैं, जितने भी कानून उन्होंने बनाए हैं, उन सब कानून को तोड़ना है। लाइक नाम में ही दिखता है सिविल डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस का मतलब डिसओबे करना, बात ना मानना। लाइक अगर ब्रिटिश ने लॉ बनाई है कि एक गाड़ी पर 3 लोग नहीं बैठ सकते, तो गांधी जी ने बोला कि एक गाड़ी पर 3 लोग ही बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पर्पज है क्या करने का, सॉल्ट जो भी लॉज कॉलोनियल पीपल बना रहे हैं, ब्रिटिश की सरकार बना रही है, उनको तोड़ना। तो सिविल डिसोबीडियंस कैसे अलग था नॉन कोऑपरेशन से? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बोला गया था कि हमको सिर्फ उनका कॉपरेट करना बंद नहीं करना है, उनकी सहयोग करना बंद नहीं करना है, हमको साथ ही साथ उनके द्वारा बनाई गई लॉज को भी तोड़ना है। जितनी भी लॉज उन्होंने बनाई है उन सबको हमें तोड़ना है। तो क्या हुआ, जब ब्रिटिश वालों को पता चला कि उनके कानून तोड़े जा रहे हैं, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक एक करके कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया। पहले लोकल लीडर्स को अरेस्ट किया, बाद में एक बहुत ही बड़े लीडर, अमृतसर के एक बहुत ही बड़े लीडर, पेशावर के एक बहुत ही बड़े लीडर अब्दुल गफ्फर खान को अरेस्ट किया अप्रैल 1930 में, जिससे जो लोग थे वो आग बबूला हो गए, जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए, पेशावर की गलियों में आ गए। पेशावर आज के टाइम पर पाकिस्तान में है, बट उस टाइम पर लोगों को जब पता चला कि अब्दुल गफ्फर खान जी अरेस्ट हो गए, तो वो लोग पेशावर की गलियों में आ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे दिक्कत वाली चीज़ हुई जब गांधी जी को ही अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि जब गांधी जी अरेस्ट हुए तो कोई लीडरशिप वाला नहीं बचा था, कोई ऐसा ही नहीं बचा था जो डायरेक्शन दे सके पूरे मूवमेंट को। तो उससे क्या हुआ, ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूरा तितर बितर हो गया, लोगों ने फिर से बहुत दम से वायलेंस कर दिया, दम से मारपीट होने लगी। और इस वायलेंस की वजह से, इतने ज़्यादा वायलेंस की वजह से गांधी जी खुद जेल में हैं, बाहर हर जगह पर वायलेंस हो रहा है, बाकी सारे लीडर्स भी जेल में हैं। तो गांधी जी समझ गए कि अब इस वायलेंस पर उनका कंट्रोल नहीं है, इस मूवमेंट पर उनका कंट्रोल नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को उसी समय रोक दिया, और उन्होंने उस टाइम के विसरॉय इरविन के साथ एक समझौता साइन किया। कौन सी डेट को? 5th ऑफ मार्च 1931 को। 5th ऑफ मार्च 1931 को उन्होंने क्या किया था, गांधी इरविन पैक्ट साइन किया था, एक समझौता साइन किया था। जिस समझौते में क्या डिसाइड हुआ था, जिस समझौते में ब्रिटिश सरकार ने बोला था कि गांधी जी क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे, और बदले में ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, जितने भी लीडर्स को, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फर खान, जिनको उन्होंने अरेस्ट करके रखा है, उन लीडर्स को वो जेल से छोड़ देगी। तो ये पैक्ट साइन हुआ था, और गांधी जी को मजबूरी में करना भी पड़ा, क्योंकि उनको अपने लीडर्स को जेल से निकलवाना भी था। तो गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जाते हैं, लेकिन वो जब वहां से वापस आए तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड आए, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से उनको कोई फायदा हुआ ही नहीं। और जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने देखा भाई सब कुछ ही बदल चुका है। अभी तक जितने लीडर्स हैं, जो ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था कि लीडर्स को छोड़ देंगे, अभी तक सारे लीडर्स जेल में हैं। साथ ही साथ कांग्रेस को गैर कानूनी, इलीगल बोल दिया गया है, और जो ब्रिटिश सरकार है वो क्या कर रही है, लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है बहुत ज़्यादा। तो गांधी जी ने क्या किया, वापस से इस मूवमेंट को स्टार्ट किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया। लेकिन अब जब ये बार बार होगा कि एक मूवमेंट स्टार्ट होगा, बंद होगा, स्टार्ट होगा, बंद होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर लोग उसमें इंटरेस्ट देना बंद कर देंगे। तो जब गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट किया, तो लोगों ने इसमें इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया, और 1934 तक ये मूवमेंट धीरे धीरे स्लो डाउन हो गया। अब अगेन हम ये देखेंगे लोगों ने किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, किस तरीके से लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया या नहीं लिया। सबसे पहले अगर हम देखें रिच पीजेंट्स, जो अमीर पीजेंट्स हुआ करते थे, जो लोग अमीर एक तरीके से फार्मर्स हुआ करते थे, लाइक उत्तर प्रदेश के जाट्स, गुजरात के पाटीदार्स, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, बहुत एक्टिवली सपोर्ट किया। क्यों किया? क्योंकि 1930 के टाइम पर क्या हुआ था, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, महामंदी आई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, हर चीज़ के प्राइसेस गिर गए थे, स्पेशली एग्रीकल्चरल गुड्स के सामान के प्राइसेस गिर गए थे। और उस सामान के गिरने की वजह से ये जो पीजेंट्स थे, इनको बहुत नुकसान हुआ था, इनकी इनकम ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी। और ब्रिटिश वालों ने क्या कर रखा था, उन्होंने तो टैक्स लेना ही लेना था, तो उसकी वजह से इनकी इनकम खत्म हो गई थी, रिच पीजेंट्स की इनकम खत्म हो गई थी, और इनको बहुत दिक्कत आ रही थी ब्रिटिश को रेवेन्यू देने में, रेंट देने में। तो इन्होंने ज्वाइन किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इस उम्मीद के साथ कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो अपनी डिमांड को रख पाएंगे कि रेवेन्यू को कम किया जाए, रेंट को कम किया जाए। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा लिया, इस उम्मीद के साथ कि क्या हो जाएगा,
जो रेवेन्यू है उसको कम किया जाएगा। लेकिन जब ये मूवमेंट पहली बार रुका ना 1931 के टाइम पर, तो इनको बहुत ही डिसअपॉइंटेड फील हुआ। इनको लगा यार इस मूवमेंट का कोई रिजल्ट ही नहीं लगा और गांधी जी ने मूवमेंट को रोक दिया। तो जब ये मूवमेंट गांधी जी ने फिर से शुरू किया था 1931 के टाइम पर, तो इन्होंने धीरे धीरे अपना सपोर्ट वापस ले लिया था। इन्होंने फिर इतना अच्छे से बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ये वापस से अपना फार्मिंग करने लगे और इन्होंने कहा अब हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरा जो ग्रुप था वो था पुअर पीजेंट्स का। तो रिच पीजेंट्स ने तो बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया था। क्यों सपोर्ट किया था? क्योंकि इनकी डिमांड थी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या डिमांड थी? इनकी डिमांड थी कि रेवेन्यू को कम किया जाए। पुअर पीजेंट्स को अगर आप देखोगे तो सोचो, जो रिच पीजेंट्स थे, जो अमीर पीजेंट्स थे, वो इतना सफर कर रहे थे, तो पुअर पीजेंट्स तो कितना ही सफर कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस जो थी उनके बीच में रिश्ते खराब ही बने रहे। पुअर पीजेंट्स सब चाहते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती थी उनको अपने साथ लेना। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कांग्रेस को डर था कि अगर उन्होंने पीजेंट्स को लिया, पुअर पीजेंट्स को लिया, तो कहीं वायलेंस ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए, जैसी गुडेम हिल्स पर हुई थी, जैसी अवध में हुई थी। पहले ये लोग जो थे वो वायलेंस कर चुके थे, पुअर पीजेंट्स, तो उनको यही डर था कि अगर वो इनको लेंगे तो फिर से वायलेंस के चांसेस हैं। इसीलिए जो पुअर पीजेंट्स थे और कांग्रेस थे उनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे और उन्होंने इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट मूवमेंट में नहीं किया। और पुअर पीजेंट्स की बेसिकली डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड ये नहीं थी कि रेवेन्यू कम किया जाए या रेंट कम किया जाए, उनकी डिमांड अलग ही थी। उनकी डिमांड थी कि पूरा रेवेन्यू ही खत्म कर दिया जाए, कि ब्रिटिश वाले हमसे बिल्कुल रेंट ले ही ना, किराया ही ना लें। और सही भी थी, क्योंकि उनके पास पैसे सच में नहीं थे देने को, क्योंकि इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से बड़े बड़े लोग सफ़र कर रहे थे, तो ये लोग तो पुअर लोग थे, तो ये और ही ज़्यादा खराब स्थिति थी इनकी। लेकिन कांग्रेस और इनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से इन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। तीसरा जो ग्रुप था वो था बिग मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का। इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग थे, ये लोग पहले से ही बहुत पढ़े लिखे होते थे, इनके पास बहुत पैसा होता था। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से पहले ही इन्होंने क्या कर रखा था, खुद की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बना के रखी थी। लाइक इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक दो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी बना ली थी, जिनका नाम था द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। फिक्की को फॉर्म किया था इन्होंने, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927 में। और इन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से ये लोग क्या करते थे, अपनी अपनी डिमांड ऑलरेडी रखते रहते थे। लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया तो इनको लगा कि अभी अपनी डिमांड्स को और अच्छे से रख पाएंगे। और इनकी बेसिकली डिमांड ये थी कि जो ब्रिटिश वाले थे वो इनके बिजनेस को फैलने नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं फैलने दे रहे थे? क्योंकि जो ब्रिटिश वाले थे उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज, कानून बनाकर रखे थे जिनसे इनके बिजनेस को फैलने में दिक्कत आती थी। तो इनका जो डिमांड था वो ये था कि इनको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इसलिए नहीं जुड़ना था क्योंकि ब्रिटिश बाहर चली जाए, इनको इसलिए जुड़ना था क्योंकि ये चाहते थे ब्रिटिश वाले क्या करें, ब्रिटिश वाले मार्केट को फ्री कर दें, बिजनेस को, व्यापार को फ्री कर दें, जिससे ये अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा फैला सके। तो इन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट किया, उसके लिए फंड्स भी दिए, पैसा भी प्रोवाइड किया, लोगों को खाने को दिया जो जो लोग मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन जब बाद में ये मूवमेंट रुका तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। इसीलिए जब ये फिर से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो इन्होंने कहा था नहीं भाई नहीं, अब हम इसमें इतने अच्छे से सपोर्ट नहीं करेंगे। चौथे जो लोग थे, दूसरे यानी कि मीन्स चौथे जो लोग थे वो थे इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पुअर पीजेंट्स, इन लोगों के साथ कांग्रेस ने दूरी बनाकर रखी थी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के साथ दूरी इसलिए बनाकर रखी थी क्योंकि अगर आपने पुरानी मूवीज देखी हो तो क्या होता था, जो इंडस्ट्री के जो लीडर्स होते थे, बिजनेसमैन होते थे और इंडस्ट्री में काम करने वाले छोटे छोटे वर्कर्स, इनके बीच में हमेशा लड़ाइयाँ चढ़ती थी, इनके बीच हमेशा बहस चलती थी, फाइट चलती थी। तो अगर इंडस्ट्री के लीडर्स उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो कांग्रेस ने क्या डिसाइड किया कि अगर हम वर्कर्स को ले लेंगे तो जो इंडस्ट्री के जो लीडर्स होंगे ये हमारा साथ छोड़ देंगे। इसीलिए जो वर्कर्स थे और कांग्रेस थी उनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं बने रहे और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया। कुछ वर्कर्स ने किया लेकिन इतना बढ़ चढ़कर नहीं किया। लाइक कुछ जगह पर लोगों ने क्या किया था, गांधी जी वाली कैप पहनना शुरू कर दी थी। कुछ जगहों पर उन्होंने क्या किया था, लाइक कानपुर में कुछ जगहों पर नागपुर में कुछ जगहों पर लोग क्या करने चले गए थे, स्ट्राइक पर चले गए थे, हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन इतना बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट नहीं किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था इस पूरे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो था हमारा वुमेन पार्टिसिपेशन। पहली बार कोई ऐसा मूवमेंट हो रहा था जहां पर वुमेन ने इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जो वुमेन थी वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी गांधी जी की थॉट प्रोसेस से। गांधी जी ने वुमेन को ये यकीन दिला दिया था कि हर औरत का ये हक है, हर औरत की ये ड्यूटी है कि वो देश की सेवा करे। तो जो वुमेन थी उन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, रैलीज में, पॉलिटिकल मीटिंग्स में, वो कई बार जेल भी गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनको प्रॉपर राइट्स मिलने लगे थे, उनको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाने लगा था। ज़रूर वो बाहर निकली थी, उन्होंने मूवमेंट किए थे, लेकिन फिर भी अभी भी उनको इतना ज़्यादा इक्वालिटी के साथ ट्रीट नहीं किया जाता था।
क्योंकि गांधी जी का खुद का मानना था कि एक वुमेन की पहली ड्यूटी क्या है, अपने घर पर बच्चों की देखभाल करना, फैमिली की देखभाल करना। इसीलिए वुमेन ने पार्टिसिपेट किया नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, लेकिन उनका ओवरऑल स्टेटस पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उनके साथ अभी भी इनइक्वालिटी होती थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंस्पायर्ड थे गांधी जी की थॉट प्रोसेस से, इसीलिए उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कई वुमेन ने कांग्रेस के अंदर आकर, कांग्रेस के मेंबर बनकर भी पार्टिसिपेट किया। अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे इसमें द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, यानी कि वो कौन कौन सी कम्युनिटीज थी जिन लोगों तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं पहुंच पाया है, जो जिन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं किया। सबसे पहले लोग थे वो थे दलित्स। दलित्स बेसिकली क्या होते थे? बेसिकली जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें बहुत सारे हाई कास्ट हिंदू थे। पहले के टाइम पर तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था, तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पर जो हमारा कांग्रेस थी और कांग्रेस से जुड़े और लोग थे, वो उनमें से मैक्सिमम लोग जो होते थे वो हाई कास्ट हिंदूज होते थे। तो कांग्रेस को ये डर था कि अगर वो दलित्स को अपने साथ मूवमेंट में ले लेंगे तो ये जो हाई कास्ट हिंदू हैं वो लोग क्या हो जाएंगे, ऑफेंड हो जाएंगे और हमसे क्या करेंगे, मूवमेंट से अपना हाथ हटा लेंगे। इसीलिए इस चक्कर में कि कई जो हाई कास्ट हिंदूज हैं वो मूवमेंट को छोड़कर ना चले जाए, उन्होंने दलित से दूरी बनाए रखी। लेकिन गांधी जी की फिलॉसफी अलग थी, उनका नज़रिया अलग था। उनका मानना था कि आज़ादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम ये छुआछूत को नहीं हटाएंगे, हम इस डिस्क्रिमिनेशन को नहीं हटाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, दलित्स के लिए मूवमेंट करना शुरू किए। उन्होंने सबसे पहले तो बोला दलित्स को दलित मत बोलो, हरिजन बोलो, भगवान का बच्चा बोलो। साथ ही साथ उन्होंने सत्याग्रह किया जिससे क्या हो सके, दलित वाले लोगों को एंट्री मिल सके। क्या होता था, जो दलित्स थे उनकी एंट्री बैन होती थी मंदिर में या कहीं और पर भी, ऐसी पब्लिक प्लेस पे जहाँ पर और लोग आते हैं। तो उन्होंने सत्याग्रह किया उनको एंट्री दिलाने के लिए। साथ ही साथ गांधी जी ने क्या किया, उनके वर्क जो दलित्स काम किया करते थे वही काम खुद गांधी जी ने करके दिखाया, जिससे वो लोगों का दिल पिघला सके कि देखो भाई कि किसी कोई काम डिसाइड नहीं करता है कि किसी इंसान की कास्ट या क्या, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। तो गांधी जी ने खुद वो काम किए, लाइक उन्होंने जाके टॉयलेट्स क्लीन की, जिससे वो लोगों के दिल को मेल्ट कर सकें और बोल सकें यार दलित्स भी हमारी तरह हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन मत करो। लेकिन दलित्स ये जानते थे कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो भी इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो गांधी जी हैं एंड कांग्रेस है वो क्या चाहती है, अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उनका सपोर्ट चाहती है। तो इसीलिए जो दलित्स थे उन्होंने बोला देखो भाई हमको ये टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं चाहिए कि अभी मूवमेंट चल रहा है तो आप हमारे पास आ रहे हो, एक दिन मूवमेंट खत्म हो जाएगा तब शायद आप हमारे पास आओ भी ना। तो दलित्स ने बोला हमको एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, खुद की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और रिजर्वेशंस मांगे, आरक्षण मांगे जॉब में, इलेक्शंस में। उन्हीं के एक जो लीडर थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिनको कौन नहीं जानता, उन्होंने क्या किया, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन सोसाइटी को फॉर्म किया 1930 में। और क्या मांगे, सेपरेट रिजर्वेशंस मांगे, इलेक्टोरेट्स मांगे दलित लोगों के लिए। और उनकी इस डिमांड को ब्रिटिश सरकार ने मान भी लिया। और इस बात से गांधी जी बहुत निराश थे। गांधी जी इसलिए निराश थे क्योंकि अगर ऐसे क्या हुआ, हर कम्युनिटी इलेक्टोरेट्स मांगने लगी, रिजर्वेशंस मांगने लगी, तो इससे क्या होगा, पूरे देश को एक साथ लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि फिर क्या होगा, हर कम्युनिटी बोलेगी हमको रिजर्वेशन दो, हमको इलेक्टोरेट्स दो। बाद में जाकर बी आर अम्बेडकर जी भी गांधी जी को बात समझ गए और उन्होंने क्या किया, गांधी जी के साथ फिर एक समझौता किया जिसको हम कहते हैं पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। और इस समझौते में क्या किया गया था, नो डाउट रिजर्वेशंस तो दिए गए थे, लेकिन पहले जैसे रिजर्वेशन दिए गए थे उससे बहुत कम रिजर्वेशन दिए गए। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, भारत में लड़ाइयाँ करवाने के लिए जो दलित्स थे उनको बहुत ज़्यादा ही रिजर्वेशंस दे दिया था, जिससे क्या होगा, भारत में लड़ाइयाँ होगी। लेकिन गांधी जी और अंबेडकर जी ने एक समझौता किया जिसको पूना पैक्ट कहते हैं, सितंबर 1932 का, जिसमें रिजर्वेशंस तो दिए गए लेकिन लिमिटेड रिजर्वेशन दिए गए, कम रिजर्वेशन दिया गया। और साथ ही साथ बोला गया कि इन लोगों के लिए वोटिंग जो होगी वो सब लोग ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि दलित के लिए जो वोटिंग है वो सिर्फ दलित वाले करें, वो सब लोग वोटर्स होंगे उसके लिए, ठीक है। तो कुछ छोटे छोटे समझौते ऐसे होते रहे, लेकिन ओवरऑल जो दलित थे और कांग्रेस थी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इनमें दूरी बनी रही। मेन क्योंकि डर यही था कांग्रेस को कि अगर दलित्स आ गए तो शायद जो हाई कास्ट हिंदूज हैं वो दूरी बना लेंगे। दूसरे जो लोग थे जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से दूरी बनाए थे वो थे मुस्लिम्स। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद से मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड थे। उनको लगा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में तो सबने मुस्लिम्स का ख्याल रखा क्योंकि उनका सपोर्ट चाहिए था। अब सडनली मुस्लिम्स को उन्होंने अब सडनली मुस्लिम्स का सब लोग ख्याल ही भूल गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद से। तो मुस्लिम्स बहुत ही ज़्यादा ऑफेंडेड थे। तो उन्होंने बोल रखा था कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, नॉट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे ही नहीं। साथ ही साथ क्या हुआ था उस टाइम पर, कांग्रेस में कुछ ऐसे कट्टर हिंदू नेता आ गए थे जो चाहते थे मुस्लिम्स पार्टिसिपेट ना करें। तो बहुत सारी कोशिशें हो रही थी हिंदू मुस्लिम को एक साथ लाने की, लेकिन उस समय पर इतने ज़्यादा दंगे हो रहे थे, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि हिंदू मुस्लिम को साथ ला पाना वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क।
एक टाइम ऐसा आया जब सबको लगा कि हो सकता है कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर मुस्लिम लीग के एक लीडर ने क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने वही चीज़ की जो दलित ने की थी। उन्होंने रिजर्वेशंस मांग लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग लिए, जिसकी वजह से जो बात बनने वाली थी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, जो वो एक दूसरे के साथ आने वाले थे, वो सारी बातें खत्म हो गई। और ये सारी जो पॉसिबिलिटी थी ये खत्म हो गई कब, जब एक हिंदू महासभा के लीडर एम.आर. जयकर ने क्या किया था, स्ट्रांगली अपोज किया था कि मुस्लिम्स को हम रिजर्वेशंस नहीं देंगे। और इन्होंने डायरेक्टली बोला था 1928 में, आपको पार्टिसिपेट करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन हम आपको रिजर्वेशंस नहीं देंगे। और ये उन्होंने कब बोला था, 1928 में ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, तो हिंदू महासभा के लीडर एम.आर. जयकर ने मुस्लिम्स के साथ होने वाले जितने समझौते थे उन सब की पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर दिया था। और इस वजह से क्या हुआ था, बेसिकली जो मुस्लिम्स थे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें दूरी बनी रही, कांग्रेस के साथ वो नहीं आ पाए। तो ये तो था हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब लोगों को ये फील कराना कि आप सब एक ही देश का हिस्सा हो, एक ही समाज का हिस्सा हो, आप सबको एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना चाहिए, एक दूसरे के लिए खड़ा होना चाहिए। तो नेशनलिज्म कब फैलता है, जब लोगों को ये समझ में आता है कि वो सब लोग एक दूसरे के साथ हैं, वो सब लोग एक ही समाज का हिस्सा है। तो उस टाइम पर क्या किया गया, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई नेशनलिज्म को फैलाने के लिए, पेंटिंग्स के थ्रू, गीतों के थ्रू, बहुत अलग अलग कोशिश की गई नेशनलिज्म को फैलाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, हमारे देश को हम एज भारत माता के रूप में रिप्रेजेंट करने लगे। पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की इमेज बनाई, जिसमें भारत माता एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी, एक फ्लैग लिए हुए थी। सफ़ेद साड़ी शांति का प्रतीक था। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था, एक गीत लिखा था वंदे मातरम, जो बाद में उन्हीं की नोवेल आनंद मठ में इंक्लूडेड भी हुआ। और वंदे मातरम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गीत बना, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गीत बना। जब हम ये मूवमेंट कर रहे थे तो हमने बहुत ही ज़्यादा बार वंदे मातरम को गाया। ठीक है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद को, देश प्रेम के आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा फैलाया गया लोकगीतों, लोक कथाओं की मदद से। क्योंकि लोकगीत, लोक कथाएं की मदद से जो लोग थे, गांव के लोग, वो बहुत ही जल्दी समझ जाते थे कि मैसेज क्या है, क्या लोगों तक बात पहुंचाना चाहते हैं। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने एक मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने सिर्फ लोक कथाएं लिखी थी। वो था हमारा द फॉकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो देश का जो असली लिटरेचर है ये यही फॉकलोर, लोकगीत, लोक कथाएं। अगर आप राजस्थान तरफ जाते हो तो आज भी आपको लोक कथाएं सुनने को मिलेंगी, लोकगीत सुनने को मिलेंगी। लाइक अगर आप बुंदेलखंड रीजन में आते हो तो बुंदेलखंडी में आपको कई सारी लोक कथाएं, लोकगीत सुनने को मिलते हैं। और भी कई छोटे छोटे तरीके अपनाए गए ये बताने के लिए कि आप सब लोग एक ही हो। लाइक फ्लैग क्रिएट किया गया, एक नया फ्लैग क्रिएट हुआ बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, ट्राई कलर फ्लैग, जिसका रेड, ग्रीन और येलो कलर था। इसमें बीच में 8 लोटसेस थे, 8 सिंपली 8 कमल थे, और 8 ब्रिटिश के प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट, जो 8 ब्रिटिश के प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे। और एक चांद था जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था, हिंदूज और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था। गांधी जी ने खुद एक फ्लैग बनाया था 1921 में, जिसमें बीच में चरखा था, और वो चरखा था वो किस चीज़ का प्रतीक था, आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। एक और तरीका जिससे लोगों को बोला गया कि आप सब खुद को अच्छे से देखो, हमारे देश को अच्छे से देखो, वो ये था कि लोगों का मानना था कि जो ब्रिटिश वाले थे वो जब इंडिया के बारे में बात करते हैं तो बहुत ही गलत तरीके से करते हैं कि यार इंडिया के लोग अनएजुकेटेड है, इंडिया के लोगों को कुछ करना नहीं आता। तो जो इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने बोला कि इंडियन हिस्ट्री को इस तरीके से मत देखो कि इंडिया की ये इंडिया में कमियां रही हैं। इंडियन हिस्ट्री को एक अलग तरीके से देखो, इंडियन हिस्ट्री की पॉजिटिव साइड को देखो कि हमने इतना सब होने के बावजूद भी क्या किया, हमने इतना सब होने के बावजूद भी हमारे देश में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई और भी कई सारे काम किए। तो छोटे छोटे स्टेप्स लिए गए, लोगों को बोला गया कि हिस्ट्री को अलग तरीके से देखो, पेंटिंग्स बनाई गई, बुक्स पब्लिश की गई, इन सब चीज़ों को लेकर के लोगों के अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग को क्रिएट किया जा सके और लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जा सके और बड़े से बड़ा सत्याग्रह किया जा सके। तो ये तो था हमारा चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।